नमस्कार। पब्लिक इंडिया के 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ईरान पे इजराइल ने जो अटैक किया है उस पर चर्चा करेंगे। तेहरान पर इजराइल के हमले की में 2 की मौतें हुई हैं, अभी तक ये पुष्टि हो पाई है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कसम खाई कि इजराइल का कहना है कि हमने ईरान के हमलों का जवाब दिया है, जबकि ईरान का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। इजराइल कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के प्रतिशोध में सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया था, जिसमें इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। ये इजराइल का कहना है। 6 महीने में इजराइल पर ईरान का ये दूसरा सीधा हमला है। ईरान ने दूसरी तरफ कहा है कि उसकी हवाई सुरक्षा ने हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन 2 सैनिक मारे गए और कुछ स्थानों पर सीमित क्षति हुई है। हालांकि उनके जो ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हैं या जो उनके तेल के कुएं हैं उस पर या उनके किसी बिजनेस पर या सिविलियन हमला ये नहीं है। इजराइल ने कंट्रोल्ड अटैक किया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुधीर सक्सेना जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल का जो अटैक है ईरान पर और ईरान के साथ यमन, सीरिया और हुतीज हैं, यमन से सीरिया है, ईरान है, ये सब एकजुट खड़े हैं। और उधर फिलिस्तीन पे अटैक किया था इजराइल ने, उसमें हमास जो है उसको ईरान शुरू से ही सपोर्ट करती आई है और इजराइल के इस अटैक का शायद आगाज ईरान को पहले से था। अब दूसरी तरफ ओमान है, कतार है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो बीच में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। गाजा युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे शनिवार को विदेश मंत्रालय ने उन्होंने कतर वालों ने बयान दिया कि इसके गंभीर परिणामों के बारे में गहरी चिंता उन्होंने जताई। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल द्वारा ईरान को निशाना बनाने की निंदा भी की है और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर असर के लिए गहरी चिंता व्यक्त की है। उधर ही ओमान ने, जिसने लंबे समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला हिंसा के चक्र को बढ़ावा देता है, तनाव कम करने के प्रयासों को कमजोर करता है। और कुवैत के विदेश मंत्रालय से भी निंदा व्यक्त की गई है और इजराइल पर क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। इस हमले को आप कैसे देखते हैं और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगाज तो नहीं कर रहा है? क्योंकि आप वहां रहे हैं, आप वहां की वस्तुस्थिति को समझते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या इजराइल चाहता है ईरान से जो उनको अटैक कर रहा है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो उनका रिटेलिएशन है, क्योंकि 200 बैलिस्टिक मिसाइल पहले ईरान ने उन पर छोड़े, जिसके रिटेलिएशन में ये दूसरा अटैक इजराइल ने किया है। और अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें जो बाइडेन की जो विदेश नीति है वो विफल नजर आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अभी ये डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि इजराइल जो है वो अटैक करने वाला है। क्या ये अमेरिका की मतलब उसकी अप्रूवल लेके किया गया है या उनको भी इस बारे में पता नहीं था? सुधीर सक्सेना जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। देखिए, मुझे इजराइल, मिस्र और फलस्तीन में जाने का मौका मिला और वहां मैंने इजराइल की जो दीर्घकालिक युद्ध की तैयारियों को देखने का और थोड़ा समझने का भी अवसर मिला था। मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में दिक्कत यह है कि फसल के बजाय युद्ध की जमीन लगातार तैयार हो रही है और पक रही है। इजराइल इसके पहले अतीत में कई लड़ाइयां लड़ चुका है। 1948 से सिलसिला शुरू होता है, फिर सिनाई की लड़ाई, सीरिया से, इजिप्ट से, लेबनान से, और लगभग 1 साल पहले जो 7 अक्टूबर को वहां तड़के बैठ करके बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया था, इजरायली नागरिकों को, और 150 से ऊपर इजरायली नागरिकों को वो बंधक बनाकर ले जाया गया था। तो तब से जो लगातार घटनाक्रम घट रहा है उससे 2-3 चीजें बहुत साफ होती हैं। पहली चीज तो ये कि इजराइल एक छोटा देश है और चौतरफा वो या तो तटस्थ या दुश्मन राष्ट्रों से घिरा हुआ है। उसकी तैयारियां बहुत गजब की हैं, उसकी सुरक्षा प्रणाली, उसका इंटेलिजेंस, उसकी आंतरिक सुरक्षा के प्रति लोगों की वचनबद्धता, वहां के नागरिकों की, ये सब अपनी जगह है। लेकिन इजराइल की आबादी
बहुत सीमित है। इराक, ईरान या लेबनान की तुलना में ईरान सबसे बड़ा राष्ट्र है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है। हमास से लड़ाई हुए 1 साल बीत चुका है। 7 अक्टूबर को घटना घटी थी। 7 अक्टूबर के बाद आज 1 अक्टूबर 2024 का अंत निकट आ चुका है। तो लगभग 12 महीने में लगभग 48,000 फलस्तीनी मारे गए हैं और वहां की लगभग 2/3 आबादी या तो बेघर हो गई है या पलायन करने को बाध्य है। इस लड़ाई में किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया गया है, बल्कि इजराइल ने फलस्तीन की पाठशालाओं, शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों तक को निशाना बनाया है। और 42 जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके हिसाब से 42,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ फलस्तीन या हमास वर्सेस इजराइल ना होकर उसका विस्तार हो गया है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर इजराइल ने हमले किए और लेबनान में बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, मिसाइलें दागी गई, तो उसका हमास के विस्तार अब चीफ को भी मार ईरान दिया, तक हो गया। हमास के चीफ को जी भी मार दिया गया। जी, न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह के चीफों को मारा गया है, बल्कि जो उसके बाद के उनके उत्तराधिकारी या सेकेंड लाइन थी, उनको भी निशाना बनाकर इजराइल ने खत्म करने में सफलता पाई है। लेकिन ईरान का मामला जो है बहुत हद तक हमास या लेबनान से भिन्न है। ईरान एक मजबूत राष्ट्र था और भारत और ईरान के तो बड़े पुराने संबंध रहे हैं। आप जरख्शीज और दारा के जमाने से याद कीजिए। और ये कम लोगों को पता होगा कि मुगल काल में भारतवर्ष की राजकीय भाषा पर्शियन या फारसी थी। हिंदी या उर्दू या कोई अन्य भाषा नहीं थी, बल्कि फारसी में राजकाज होता था। लेकिन ईरान प्रगतिशील या आधुनिक होने के बजाय उल्टे पांव मजहबी राष्ट्र की श्रेणी में चला गया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शाह रजा पहलवी के खिलाफ, उनके राजतंत्र के खिलाफ 1979 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद से ईरान एक मजहबी राष्ट्र है। ये एक शिया राष्ट्र है और शिया राष्ट्र होने के नाते भारत के से उसका एक अलग, भारत के मुसलमानों से उसका एक अलग तरह का भावनात्मक रिश्ता भी है। लेकिन अब हम वर्तमान संघर्ष पे आए तो 1 अक्टूबर की घटना को बहाना बनाकर जिस तरह से इजराइल ने आज तड़के ईरान पर बड़ी संख्या में मिसाइल दागे और उनके जो विमानों ने जाकर वहां बम वर्षा की, उससे सारे विश्व का चिंतित होना स्वाभाविक है। आपने अमेरिका की बात कही, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवान, वो इन दिनों तेल अवीव में है। और जैसी की सूचना है, कल पूरे दिन भर जैक सुलिवान और उनके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति को इजराइल अपनी तैयारियों की पल पल की सूचना भेजता रहा व्हाइट हाउस को। और उसने व्हाइट हाउस को अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि उसने ईरान पर, जिसे वो प्रत्याक्रमण कहता है, रिटेलिएशन कहता है, वो प्रत्याक्रमण की सारी जानकारी अमेरिका को सुलभ थी। और अमेरिका को विश्वास पे लेने के बाद ही इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया है। अब जिस तरीके से लेबनान में या फलस्तीन में और अब ईरान में लड़ाई का विस्तार हो गया है, उससे यह आशंका बहुत बलवती होती है कि कहीं यह लड़ाई आगे चलकर विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। यूरोपीय राष्ट्रों की और पश्चिम की पूरी कोशिश यह है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध उनकी सरजमीन पर न लड़ा जाए, बल्कि अगर वो लड़ा भी जाता है तो एशिया में या अन्यत्र कहीं लड़ा जाए। तो इस बात को आप मानकर चलिए कि अगर इजराइल ने अपने आक्रमण के सिलसिले को विराम नहीं दिया तो देर सवेर यह लड़ाई विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। और इसमें रूस की भूमिका और चीन की भूमिका को आप देखें तो जिस तरीके से ब्रिक्स में चीन, रूस के साथ साथ ईरान भी सदस्य है, उससे, और रूस ने पिछले दिनों परमाणु आयुधों को ले जाने के लिए कैरियर ईरान भेजा और उसके प्रति समर्थन की बात दोहराई है। और चीन तो खुले तौर पे ईरान के साथ में है। और तो इजराइल के साथ अमेरिका का और पश्चिमी राष्ट्रों का होना और ईरान के साथ रूस और चीन का होना
कहीं ना कहीं इस आशंका को बल प्रदान करता है कि यह आक्रमण वहां पर आग में घी का या ईंधन का काम करेगा। आदमी जी। जिस तरीके से आपने रशिया और चाइना की बात की, भारत एक तरफ तो रशिया से युद्ध समाप्त करने की गुहार लगा रहा है और रशिया के साथ खड़ा मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री गए थे यूक्रेन, पर ज़ेलेंस्की से ज़्यादा बात नहीं हो पाई उनकी। मतलब जिस तरीके से माना जा रहा था कि ज़ेलेंस्की भी उनको रेड कार्पेट देंगे और उनको वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए उनसे सहायता मांगेंगे, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। ज़ेलेंस्की बड़े क्लियर थे कि उनको इंडिया से मदद नहीं लेनी, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा है। चाइना के साथ हम लॉगर हेड्स पे हैं। अभी जो भी एलएसी की बात चली उसमें 2 कदम वो पीछे हट रहे हैं, 2 कदम हम पीछे हट रहे हैं, पर वो कब तक पीछे हटे रहेंगे उसका भी वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि चाइना तो अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए गवादर पोर्ट तक जो भी अपना लश्कर लेके जाना चाहता है वाया पीओके अफगानिस्तान, वो अपना काम कर रहा है। और दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका की ठनी हुई है। आपने देखा किस तरीके से रशिया और अमेरिका हमेशा कोल्ड वॉर पीरियड से अभी तक उनकी एस्केलेशन तो नहीं हुई है, पर अमेरिका और रशिया में दो देशों में हमेशा से ये रहा है कि प्रतिस्पर्धा रही है कि आगे कौन निकलेगा। हालांकि रशिया यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया में वो ताकत नहीं रही जो एक ज़माने में वो अमेरिका को इस तरीके से अपना मसल फ्लेक्सिंग करता था। इसमें जो परेशान करने वाली बात यह है कि इजराइल के विपक्षी नेता ने सेना के काम की सराहना भी की है और ये भी कहा है कि ईरान में रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों पर हमला न करने का निर्णय गलत था। वो तो कह रहे हैं कि आपको उनके सिविलियन एरियाज में और उनके आर्थिक जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं उस पर भी अटैक करना चाहिए था। हम ईरान से बहुत अधिक कीमत वसूल सकते हैं और हमें वो करना चाहिए। ये उन्होंने ट्विटर पर एक्स पे ये पोस्ट लिखी थी कि वायुसेना की कार्रवाई ने इसकी परिचालन क्षमताओं को दिखाया है और इजराइल के दुश्मनों को पता है कि उनकी सेना मजबूत है और कहीं भी हमला कर सकती है। मतलब कि इजराइल चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, वो सब एक मुश्त खड़े हैं। हालांकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इसमें डामाडोल लग रही है कि एक तरफ तो हम रूस के साथ खड़े मिलते हैं जब यूक्रेन के साथ वॉर होती है, और दूसरी तरफ इजराइल हमस वॉर में इजराइल से हम वेपन्स भी डील कर रहे हैं, उनसे हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दे भी रहे हैं और उनसे सप्लाई भी ले रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जब फ़लस्तीन पे अटैक करते हैं तो फ़लस्तीनियों के साथ, क्योंकि हम नॉन अलाइन कंट्री हैं, तो फ़लस्तीन हमारा नेचुरल पार्टनर है और फ़लस्तीन को ब्रिक्स में शामिल किए जाने की भी पूरी कवायद चल रही है। उसका आपने डिक्लेरेशन देखा ब्रिक्स का। तो एक तरफ तो ब्रिक्स पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, इंडिया बिजनेस इजराइल के साथ कर रहा है, चाइना के साथ बॉर्डर इशू है, पर रशिया के साथ हम खड़े पाए जाते हैं। तो ऐसे संदर्भ में अब जब इजराइल और ईरान से हमारा तेल का कारोबार आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा है, 40-50 सालों से, और उनके चाबार का जो पोर्ट है वो चाबार पोर्ट पे भी उनकी रिकंस्ट्रक्शन में ठेका जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया था। तो ऐसे में इजराइल और ईरान की लड़ाई में भारत किस तरफ खड़ा आपको दिखता है और क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी सही डायरेक्शन में जा रही है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, आपने कुछ बातें बहुत पते की कही हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कमजोर हुआ है, उसी तरह से पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की स्थिति भी कमजोर हुई है। वहां पर सैलानियों का आना कम हो गया है, आयात निर्यात पर असर पड़ा है और तमाम घटनाएं हैं। और उक्राइना के साथ रूस की जंग के बाद तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी तक घोषित कर दिया है और इसके कारण पुतिन अनेक देशों की चाह कर भी यात्राएं नहीं कर पा रहे हैं। शीत युद्ध की राजनीति भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से विश्व के पटल पर महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता चलती रहती है और वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, उसी का ये नतीजा है कि रूस और चीन जो एक जमाने में छिटक गए थे फिर से बहुत नजदीक आ गए हैं और एक दूसरे के हितों की पूर्ति में लगे हुए हैं। ब्रिक्स का कजान सम्मेलन भी देखिए, जहां रूस और चीन ने कंधा से कंधा मिलाकर आगे की रणनीति के तहत कई फैसले लिए और उसके तहत उन्होंने भारतवर्ष को भी उन बातों के लिए सहमत कर लिया जिन पर भारतवर्ष को अपना प्रतिरोध या अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी, चाहे वो
पाकिस्तान का ब्रिक्स में प्रवेश हो या एलओसी और एलएसी पर गश्त का मामला हो। तो रूस और चीन का नजदीक आना अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और रूस और चीन दोनों इस वक्त पूरी तौर पर ईरान के साथ हैं और इजराइल के खिलाफ हैं। जहां तक भारत और इजराइल के संबंधों की बात है, तो चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे सुरक्षा प्रणाली का मामला हो, चाहे हथियारों का मामला हो, चाहे सांस्कृतिक संबंधों का मामला हो, भारतवर्ष की वर्तमान मोदी सरकार इजराइल को अपना मित्र मानती है। एक साथ आप ईरान को और इजराइल को कैसे साधेंगे? एक साथ जब आप उक्राइना और रूस को नहीं साध सके और दोनों को एक साथ साधने के फेर में आपने दोनों के मन में कहीं ना कहीं चिंता, आशंका और मनोमालिन्य या मैल पैदा कर दिया। तो वही स्थिति आज ईरान और इजराइल के साथ भी होगी। आप इजराइल को दोस्त मानते हैं तो आप ईरान के कहीं ना कहीं हितों के खिलाफ जाते हैं, और अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं इजराइल के आंखों में आशंकाओं के डोरे तैरेंगे। तो ये जो लड़ाई है, इसका असर तो ये हुआ है कि इजराइल, ईरान, जॉर्डन, इराक, इन सब जगह वायु सेवा जो है ठप हो गई है। लेबनान या लीबिया या ईरान या सीरिया, ये एक वक्त बड़े खूबसूरत देश हुआ करते थे, जहां आधुनिकता की लहर के तहत मिनी स्कर्ट पहन के लड़कियां जो है दफ्तरों में काम करती थी और बहुत ग्लासनोस्ट या खुलापन आ चुका था। लेकिन ईरान में मजहबी क्रांति के बाद और सद्दाम हुसैन के पतन के बाद और गद्दाफी के जाने के बाद और सीरिया में जो लगातार लड़ाई चली, तो इन सब के बाद जो है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो लेबनान हो, इन सब की हालत बदतर आर्थिक दृष्टि से है वो छोड़ दीजिए, लेकिन वहां का सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। और वहां पर आधुनिकता के बजाय रूढ़िवादी, मजहबी और संकीर्णता के दृश्य ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये जो इजराइल और ईरान की लड़ाई है, इसमें भारत के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है वो किस हद तक इजराइल के साथ खड़ा होगा या किस हद तक ईरान के साथ खड़ा होगा। ईरान से हमारे बहुत पुराने संबंध है, उसी तरह इजराइल से भी संबंध है। हमारा जो पारसी आए हैं वो मूलतः ईरान से आए हैं, और इजराइल के अनेक कबीले भी भारतवर्ष में सदियों पहले आए थे। हम दोनों के बहुत ही नजदीकी रिश्ते रहे हैं। ऐसे मौके पर ही हमें निर्गुट आंदोलन की महत्ता समझ में आती है, जब पंडित नेहरू के जमाने में भारत बहुत सोच विचार करके तय करता था कि उसे किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ खड़ा नहीं होना है। सिर्फ भावनात्मक ज्वार के तहत या भावावेग में अगर आप किसी देश के साथ गलबैया करते हैं तो दूसरे देश की भ्रिकुट में बल पड़ना स्वाभाविक है। ये भारत के राजनयिक की एक परीक्षा की घड़ी है, और इस देश को तय करना पड़ेगा कि वो किस हद तक इजराइल के साथ खड़ा हो या इस मामले में तटस्थ रहे। लेकिन जो तटस्थ रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं तटस्थता के जरिए अपना स्टैंड स्पष्ट कर देते हैं। तो ये जो माहौल है, ये जो आज प्रत्यक्रमण किया है इजराइल ने और ईरान ने, ये जो संकल्प दोहराया है कि वो इसका जवाब देगा, इससे आने वाले समय के लिए बहुत चिंता की लकीरें हैं। और यह कभी भी किसी भी तरह से विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यही वजह है कि अनेक देशों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, और छोटे देश जो है, जो मध्यस्थ रहे हैं अभी तक, चाहे वो ओमान हो या कतर हो, उन्होंने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कतर कि है, संयम बरतना चाहिए। जी कतर है, जी। संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है। मेरा हाँ आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, आप भी लखनऊ से आते हैं, मैं भी हाँ लखनऊ से आता हूँ, ईरान से खून का रिश्ता है, लखनऊ का खून का रिश्ता है, क्योंकि श्याम की हाँ। मेरे जी जी और हाँ जी, हाँ और मेरे एंसेस्ट्रल जी परिवार, हम मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी भी ईरान से ही इंडिया आए थे इंडिपेंडेंस के जी बाद। तो ईरान में जी हमारे अभी भी परिवार मौजूद है, तेहरान में, ज़दान में बहुत सारे मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, खून का रिश्ता है हमारा ईरान के साथ। तो भारत को ईरान की मदद के लिए डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी तरफ आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, रशिया रशिया के साथ पुतिन की ट्रंप के पीछे खड़ा होना, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है अमेरिका में, और पुतिन ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरे विश्व की
शांति के रूप में, शांति के दूत के रूप में ज़्यादा उपयुक्त हैं कमला हैरिस के सामने। और कमला हैरिस भी क्योंकि हाफ इंडियन है, इंडिया से आती हैं, तो व्लादिमीर पुतिन का ट्रंप के साथ खड़ा होना और ट्रंप को इलेक्शन में सपोर्ट करना, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? और क्या वो शांति के दूत के रूप में, या जिस तरीके की एस्केलेशन अभी हो रही है, इससे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से क्या फर्क पड़ेगा, या सिचुएशन जो की त्यों रहेगी? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, मुझे लगता है कि ट्रंप के आने से परिस्थितियां और गंभीर मोड़ लेंगी। आप पुतिन वैश्विक समीकरणों के तहत भले ही आज ट्रंप का समर्थन कर रहे हो, और भारत में के प्रधानमंत्री ने भी, आप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को याद करें, उनके समर्थन में अपनी तरह से एक कोशिश की थी। तो जो ज्वाला धधक रही है उसमें ट्रंप का आना कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं होगा। और आपने ईरान की और इजराइल की बात कही, तो जो कतर ने जो संभावनाएं या आशंकाएं व्यक्त की हैं कि इस तरह के आक्रमण और प्रत्याक्रमण से हालात और बदतर होंगे, और कुवैत ने भी कहा है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। और जिस तरीके से वहां अनेक संगठन काम कर रहे हैं, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे ISIS हो, चाहे हूती हो, तो इन सब की सक्रियता के कारण वो पूरा क्षेत्र और उसकी शांति और वहां का जनजीवन निरंतर खतरे में है। और ये खतरे का चिन्ह लगातार विराट होता जा रहा है। अगर इजराइल ने अपने युद्धोन्माद के तहत आक्रमण जारी रखे तो तय है कि प्रत्याक्रमण की स्थिति में ये लड़ाई और गंभीर रूप लेगी। और एक बड़ी बात यह है कि इजराइल में कोई भी पार्टी इजराइल के आक्रमण या प्रत्याक्रमण के विरोध में नहीं है। जैसा कि आपने कहा, वहां विपक्ष के नेता यार लैपिड ने भी नेतन्याहू, जिन्हें बीवी के नाम से संबोधन करते हैं, नेतन्याहू का समर्थन किया है। तो यानी इजराइल अपने पड़ोसी देशों को सबक सिखाने की बात पर बिल्कुल एकजुट है। और अभी जो आसार दिखाई देते हैं कि अगर अमेरिका ने इजराइल को इस बात के लिए राजी नहीं किया कि वो अपने पांव पीछे खींचे, और इजराइल उस पर तैयार नहीं होता है, तो आने वाले वक्त में इस दुनिया को एक और भयावह, सीमित या आंशिक विश्व युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। आत्मजीत जी, बड़े मुश्किल टाइम में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है, और ईरान से, जैसे कि मैंने कहा, हमारे खून के रिश्ते हैं। और जिस तरीके से इजराइल और ईरान की एस्केलेशन है, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। रूस भी इसमें मध्यस्थता कर सकता है अगर करना चाहे तो, क्योंकि ईरान से हम लोगों का आयात तेल का तो रहा ही है। रशिया के और ईरान के रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहे हैं एक समय पर। तो मुझे लगता है दोनों रूस और पड़ोसी चाइना पड़ोसी देश, दोनों पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी तो देश, और रूस, अगर हाँ, पड़ोसी देश। तो रशिया और चाइना अगर इसमें इंटरवेंशन करें और ईरान और इजराइल को अगर टेबल पर ले आए, तो मुझे लगता है ये लड़ाई रुक सकती है। देखिए, गांधी का देश है भारत, और हम हमेशा अहिंसा की बात करते आए हैं। लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये महात्मा गांधी के वर्ड्स हैं। और इसी पर हम अपनी सभा को आज यहीं पे विराम देते हैं। सुधीर सक्सेना जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।